हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ। जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि हर हफ्ते हम एक सेशन कर रहे होंगे मुख्तलिफ कंट्रीज में जो पाकिस्तानी को अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उनको कवर करने के लिए। अभी तक हमने यूएसए, नॉर्वे और यूके कवर कर लिया और आज का हमारा सेशन कनाडा के हवाले से होगा। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि हमारा ये सेशन, जो हमारा वीकली सेशन जो सीरीज चल रही है, इसको स्पॉन्सर किया है हमें ग्रीन हाउस कैफे ने, जो हमारे दोस्त शहरियार का है और वो जेबिस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वाक़ है। तो आप प्लीज विजिट करें और अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहें तो GH13 कोड है, 13% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट टू इंकरेज अवर फ्रेंड कि उनका ये इनिशिएटिव इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो, अल्लाह ताला उनको बरकत दे उनके कारोबार में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक को, जो कि है हमारा कनाडा में अपॉर्चुनिटीज के हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज। और खास तौर पे क्योंकि हमारी जो आज की गेस्ट है सलीमा लखानी, वो मेरी बैचमेट ही हैं और तकरीबन 17 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं। GCC में काम कर चुकी हैं, कनाडा में मुकीम हैं। तो वो ज्यादा फोकस रखेंगी फीमेल से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज में कि फीमेल्स को क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और कनाडा में। तो अब मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज बी विद मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सलीमा आपके? ठीक ठाक। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये सेशन ज्वाइन करने का। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। यू आर द फोर्थ गेस्ट और अभी तक मैं मारिज अहमद सिद्दीकी, इसके साथ US कवर कर चुका हूँ और हमारे एक दोस्त होता है हसन खुरासानी UK में, उसके साथ UK को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। फिर हमारे एक दोस्त होता है मुर्सली अली खान, नॉर्वे में, हम नॉर्वे कवर कर चुके हैं उनके साथ। तो आप हमारी फोर्थ गेस्ट हैं और हम कनाडा के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आपका एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप वहाँ पहुंची कैसे, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और वहाँ कैसे पहुंची? अच्छा सवाल है ये, और मैं बहुत सोच रही थी इस बारे में कि मैं डिस्कस करूं या नहीं करूं, बट डिस्कस कर लेती हूं विदाउट गोइंग। और खास तौर पे जो जर्नी आप स्टार्ट करें कि वो स्ट्रगल पीरियड, ये सबको पता होना चाहिए। लोग एंड रिजल्ट देख रहे होते हैं लेकिन बंदा कैसे पहुंचा यहाँ तक। एग्जैक्टली। तो वो बताएं प्लीज। थैंक यू। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं यहाँ पे आने से पहले 10 साल मैंने दुबई में गुजारे हैं और 10 साल मैं एक ही कंपनी से एफिलिएटेड थी और वहाँ से मैं मारिज को जानती हूँ। वी वर कोलीग्स एट वर्क और मैं मेटलाइफ में काम करती थी वहाँ पे। एंड मेटलाइफ इज अ US बेस्ड कंपनी एंड एवरीबडी नोज, लाइक विदाउट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स, के मिडल ईस्ट जो सेक्टर है इट्स हाई ऑन रेसिज्म, या मैं समझती हूँ कि इट्स हाई ऑन रेसिज्म। तो एक जमाना था, आई थिंक इट वाज बैक इन 2012-2013, जब एमरेटाइजेशन वाज इन फुल ब्लूम और उन्होंने एक टाइम पर आके उन्होंने मेटलाइफ के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होना बंद कर दिए थे। गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा था कि आपको एक सर्टेन कोटा ऑफ एमरातीज रखना पड़ेगा। और उस वक्त एक इमाराती मेरे डिपार्टमेंट में आई और मेरे अंडर काम करती थी वो, और दैट वाज अ नाइव फेज ऑफ माइन। उस वक्त मैंने देखा कि उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है एंड दैट वाज लाइक अ वेरी बिग शॉक फॉर मी, बट ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद थोड़े अरसे बाद पता चला कि द पे स्केल्स एंड ग्रेड्स ऑफ अमेरिकन्स इज आल्सो डिफरेंट, बिकॉज ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ठीक है, मतलब आपका कंट्री है तो UAE ऐसा कर सकता है। फिर मेटलाइफ क्योंकि अमेरिकन है, ठीक है, वो भी एक तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। द शॉकिंग पार्ट विच केम इज के एक बंदी ने मेरे ही लेवल पे ज्वाइन किया। ब्राउन थी वो, विदाउट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स, लाइक आई वाज ब्राउन, शी वाज ब्राउन। और उसका भी मुझे पता चला कि पे ग्रेड थोड़ा डिफरेंट है। और जब मैंने जाके, एंड दिस वाज द टाइम जब मैंने जाके, HR के उस वक्त लोग मुझसे बहुत क्लोज थे, तो मैंने जाके HR मैनेजर से क्वेश्चन किया डायरेक्टली। मैंने कहा यार, ये देयर इज अ लिमिट टू रेसिज्म, ये ऐसा क्यों है? तो हंस के कहती है उसके पास ब्लू पासपोर्ट है। तो मैं वापस आई और दैट वाज द जर्नी। जब मैंने बोला, मैंने कहा ये दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ माइन हु इज गोइंग थ्रू रेसिज्म, I will not let my child go through the same racism. ठीक है, मतलब there are certain levels of racism जो आप समझ सकते हो और आप you can take it. That's the changing part for me, or that's the trigger point for me, जहाँ पे
मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग मूव होंगे कहीं। there were two major countries जो हम एक्सप्लोर कर रहे थे, एक कनाडा था, एक ऑस्ट्रेलिया था, बिकॉज इमिग्रेशन इज वेरी कॉमन और वेल नोन है, लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से मिल जाती है। कनाडा स्पेसिफिकली वी चोज बिकॉज मेरे चाचा यहाँ पे रहते हैं, सगे चाचा, सो माई हस्बैंड इज लाइक ही इज अ फैमिली मैन, तो उसने कहा कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ फैमिली ऑलरेडी सपोर्टिव हो, तो हमने कनाडा चूज किया। और हम एंड हाउ द जर्नी is tough and to say like ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रोजी पिक्चर दिखाऊंगी या मैं दिखाना चाहती हूँ, there are challenges everywhere, इमिग्रेशन के भी challenges हैं and couple of videos मैंने तुम्हारी देखी है नबील, and you actually focus on negative parts as well, like पाकिस्तान हो गया या कहीं भी हो गया, एंड तुम धंधे की बात करते हो। मैंने एक 2 दिन पहले की वीडियो देखी, वो गुजराती वाली। आई एम अ गुजराती, आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन बट आई एम गुजराती। और जैसे धंधा है ना, ऐसे ही कंट्री है। कनाडा पागल नहीं है जो आपको इमिग्रेशन दे रहा है, यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। और कनाडा क्यों इमिग्रेशन दे रहा है? 70%, इट्स अ वेल नोन फैक्ट, कुछ लोगों को नहीं पता होगा शायद जो वीडियो देख रहे हैं, इट्स अ वेल नोन फैक्ट, 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज एजिंग, ठीक है। अगर आप स्मॉल टाउन्स में जाओ जिसमें गोरों की मेजॉरिटी या पुराने लोगों की मेजॉरिटी ज्यादा है, सारे या तो बच्चे नजर आएंगे या बूढ़े नजर आएंगे, ठीक है। एंड दे आर आस्किंग अस टू कम टू बेसिकली अर्न मनी, पे हैवी टैक्सेस सो दैट दे कैन फीड द पीपल हु आर ओल्ड। दैट्स द बिजनेस मैकेनिज्म ऑफ कनाडा। तो आप दोनों तरफ से देखें, वो आपका कोई बेनिफिट नहीं कर रहे या आपका कोई, it's give and take both sides, ठीक है। and tax rates are very high, like without any doubt the living is the standard of living is amazing, but just to give you a perspective, कुछ जिनके पास, जिनको नहीं पता, एक there is something called marginal tax वो होता है कि आपकी additional earning पे, जैसे मुझे आज इंक्रीमेंट मिला या मुझे आज कहीं से डिविडेंड मिला मेरी इन्वेस्टमेंट पे, या कुछ भी छोटा सा अमाउंट मिला, तो एडिशनल जितना अमाउंट मिलेगा उतना उस पे कितना टैक्स है, एंड वो जो टैक्स है वो अबव 50% फॉर बोथ मी एंड माय हस्बैंड है। तो यू कैन इमेजिन कि अगर हमें 100 रुपए आज कहीं से मिलते हैं, 50 इसमें से गवर्नमेंट ले जाती है। सो दैट्स द मैकेनिज्म जिस पे कनाडा बेस्ड है। सो द जर्नी इज टफ, आइल्स के स्कोर टफ हैं। जो लोग यहाँ पे इस वक्त पॉपुलेशन, हमारे ज़माने में तो 30 के ऊपर भी, मैं भी आई वाज अबव 30 व्हेन आई वाज द प्राइमरी एप्लीकेंट एंड वी केम, बट वो भी अच्छा टाइम था। अब जो टाइम है, मेरा नहीं ख्याल, लाइक जो स्कोर्स जा रहे हैं उसके हिसाब से मोर देन 29-27 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे आ सकता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, और उसकी वजह ये है कि उनको वही जनरेशन चाहिए जो कि यहाँ मनी मिंटिंग करें और वो फीड करें देयर ओल्ड पॉपुलेशन। So that's the overall history of how I came to Canada. मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मारिज का एक मैसेज है आपके लिए कि फ्लोरिडा आ जाए, टैक्स फ्री। फ्लोरिडा आ जाओ। हाँ, मारिज तो बस अब मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, मारिज के साथ बहुत अच्छी स्टोरी है, मारिज की भी मैं बताना चाहूंगी, बहुत ही मजे की स्टोरी है और ये रिलेटेड है तो इसलिए मैं बताना चाहूंगी। मैं ना, जब मैंने ये स्टार्ट की ना जर्नी, तो मैं गई एक कंसल्टेंट के पास, क्योंकि हम बहुत ही, हमारे पास टाइम ही नहीं था वहाँ पे, तो हम सुबह से शाम तक काम करते थे और बच्चा देखते थे और फैमिली। तो मैं किसी कंसल्टेंट के पास गई इमिग्रेशन के लिए, और मैंने उस कंसल्टेंट को बोला, और हमने ना कोई 600 या 650 USD उस जमाने में, जो कि 2-2.5 हज़ार दिरहम बनते थे, हम पे करके आ गए उसको, कंसल्टेंट को, ठीक है। उसने हमने चूना लगाया कि ना आप तो बहुत अच्छी ब्रिलियंट लोग हैं और आपको तो कनाडा बुला रहा है और कनाडा तो आपके लिए इंतजार कर रहा है, ऐसा कुछ उसने रोजी पिक्चर खींची। मैं वापस आई और पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं ना मारिज के डेस्क पे गई और मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा किया है। तो उसने ना कुछ मुझे 60 या 70 का स्कोर बताया था कंसल्टेंट ने। मैंने कहा यार वो कह रहा है 60, वो मैंने तो ऐसे कैलकुलेट किया यार 60 तो मेरा आ रहा है, मारिज कह रहा है 60 को स्कोर ही नहीं है, 400-500 में होता है बेटा स्कोर। तो उसने मुझे बताया, मुझे कह रहा है 60 क्या है, ये तो मुझे समझ ही नहीं है। फिर उसने मुझे ड्रॉ खोल के दिखाए 1-2, उसने कहा 400 कुछ स्कोर चल रहा है। तो हाँ, तो मारिज थैंक यू, तुमने मेरे पैसे बचा दिए आगे के। खैर वो 600 तो मैं वापस रिकवर नहीं कर पाई, बट वो कुछ स्कीम जो बताई थी उन्होंने, वो 10,000 प्रोविंशियल स्कोर बता रहा हूँ एजेंट। नहीं, वो ना
कुछ एलिजिबिलिटी स्कोर बताता, वो तो सब एलिजिबल होते हैं यार। वो जो एलिजिबल मतलब आप अगर प्रोफाइल भी बनाएंगे तो आप इतने इतने स्कोर पे हों, वो तो बिल्कुल ही मिनिमम स्कोर होता है, वो कुछ वो बता, तो उसने वो बता दिया। तो मारिश थैंक यू, तुमने मेरे पैसे बचा दिए। हाँ, फ्लोरिडा आना है बस मुझे, मैं पासपोर्ट लेके आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, अब ये है कि वहाँ की लाइफ के अंदर, अच्छा खास तौर पे मैं बात करूंगा क्योंकि यू आर वुमेन, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि जो लड़कियां खासतौर पे सीए और एसीसीए प्रोफेशन की हैं और कभी कभार वो अकेले निकलना चाह रही होती हैं, मतलब शादी नहीं होती होती, एक्सप्लोर करना चाह रही होती हैं और यूई का भी एक्सपीरियंस शेयर करना है आपने और कनाडा का भी, यानी वेस्टर्न साइड का भी करना है, तो क्या उनको इस तरह के किसी एडवेंचर में जाना चाहिए या वो नहीं जाए? क्योंकि मुझे इतना तो यकीन है कि पाकिस्तान से तो बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, एटलीस्ट ज्यादा प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, भले वो लड़के हो लड़कियां, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। तो लेकिन क्या आपका क्या ख्याल है, आप क्या एडवाइस देंगी, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं बिल्कुल उस लड़कियों के लिए, और उनको किस तरह अप्लाई करना चाहिए जॉब्स के लिए? अच्छा, इसमें उन प्रोफेशन की बात करनी है आपने जो कि अकाउंटेंसी या फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं, उनको भी कवर करना है कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, कौन से प्रोफेशन है, किन कौन सी खबर है, पूरे थोड़ा डिटेल हो उस पे। बिल्कुल। सो खवातीन के लिए आई थिंक पाकिस्तान में जिस वक्त मैं थी उस वक्त भी काम करना मुश्किल था। अब तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जितना बुरा हालात चल रहे हैं, आई थिंक पाकिस्तान irrespective of the gender, आई थिंक वहाँ पे तो रहना ही इस वक्त मुश्किल है। मतलब both the genders, इवन जो मेल कोलीग्स हैं या जिनसे मेरी बात होती है, मैं कल परसों एक बर्थडे पार्टी पे गई थी अपने बच्चों की, वहाँ पे मुझे कोई बताया था कि विच इज ऑल्सो नॉट अ वेरी लाइक पॉजिटिव थिंग टू डू, बट किसी ने मुझे कहा कि कोई एक बंदा है वो 80 लाख रुपए देने को तैयार है कनाडा आने के लिए, बट उसका इमिग्रेशन नहीं हो रहा। तो यू कैन इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन इन द पॉपुलेशन ओवरऑल, मतलब एंड इट्स लाइक वेरी विजिबल। अगर आप न्यूज़ पढ़ें, एवरीवेयर देयर इज नेगेटिविटी, और कहीं भी अगर आप चले जाएं पाकिस्तान से बाहर, आई एम श्योर वो पाकिस्तान से बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट होगा। इवन कंट्रीज लाइक यूएई और कनाडा की तो आप बात ही छोड़ दें, इवन कंट्रीज लाइक थाईलैंड, लाइक मेरी एक कजन थी, वो पिछले दिनों गई थी, वो कह रही थी वहाँ वो भी कोई बहुत ज़्यादा हमसे डेवलप नहीं होगा, बट स्टिल द वर्क लाइफ ओवरऑल इज बेटर, एंड ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। UAE, I would say, from the law and order perspective या safety perspective, is there is no doubt there are pros and cons both of living in UAE, ठीक है। और UAE से सेफेस्ट जगह कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं है, मतलब ये मैं नहीं, ये सब बोलेंगे। एंड आई थिंक एज अ वुमेन जब मैंने UAE मार्केट में एंटर किया तो दैट वाज अ बेनिफिट। आई थिंक रात को आप 2 बजे 3 बजे भी चले जाएं, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, एंड दैट्स हाउ। कनाडा में आई वुड से, बिकॉज अगेन मिडल ईस्ट इज अ बबल, आई वुड से, ठीक है, उसके बहुत प्रॉस एंड कॉन्स हैं, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम तक रहने का एक डिसएडवांटेज आई वुड से ये है कि जिस तरह आप पाकिस्तान में फंस जाते हैं ना, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, जब तक अगर आप आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते, आप कहीं कुछ और नहीं सोच सकते। यूएई का भी ऐसा ही है, और शायद सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज का ऐसा ही है कि आप उस बबल में फंसते चले जाते हैं, और समहाउ आपको ना, जिस तरह आपको सिगरेट की एडिक्शन होती है ना, उस एनवायरनमेंट की एडिक्शन हो जाती है, ठीक है, और उससे बाहर निकलना जितना आप उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, बट वो ना आई वुड से एक आर्टिफिशियल एक जगह है। और उसकी एग्जांपल मैं देती हूँ, मेरा बेटा था ना, उसको वो कहता था ये गरीब क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा बेटे गरीब होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो खा नहीं सकते। कह रहे मम्मा ग्रोसरी स्टोर पे जाए खरीद लें खा लें, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ना दुबई में ना मुझे कॉन्सेप्ट देना कि कोई गरीब होता है या किसी के पास पैसे नहीं होते या समथिंग, ये बहुत मुश्किल था, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट, बहुत मुश्किल था। यहाँ पे ये है कि इट्स लाइक अ नॉर्मल कंट्री, जहाँ पे आपको क्राइम रेट भी मिलेगा, अच्छे बुरे इलाके भी मिलेंगे। बहुत अच्छी बात कनाडा की ये है, इसमें 4 सीजन्स हैं, ठीक है, और सुबह ना जो लोगों का मूड है ना वो डिफाइन होता है कि आज वेदर कैसा है वहाँ, एंड लिटरली दैट्स द फैक्ट, ठीक है। तो आपको ना नेचर बहुत ज्यादा मिलेगी,
तो इट्स अ प्रैक्टिकल कंट्री, ऐसा नहीं है कि आप कोई बबल में रह रहे हैं। तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, बहुत डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड मिलेगा, बट देन सेफ्टी सिक्योरिटी अगेन पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, बट आई वुड से ऐसी नहीं है जैसी यूएई में थी फॉर अ वुमन टू वर्क। बट देन ऑन द अदर हैंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस फॉर बोथ यूएई एंड हियर। डिसएडवांटेजेस ये अगेन मैं अपनी बात करूंगी, मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, किसी दूसरे का कुछ और भी हो सकता है। बट जैसे आई हैव 2 किड्स, एक कनाडा में पैदा हुआ है, दूसरा यूएई में पैदा हुआ है। जब पहली दफ़ा आई हैव गिवन बर्थ, आई थिंक 45 डेज की मुझे मैटरनिटी अलाउड थी, और उसके बाद मैंने कुछ एनुअल वैनुअल मिला के उसको 2 महीने कुछ कर दिया था। 2 महीने के बाद यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क फुल टाइम, ठीक है। और उस पर although there is a benefit from the government कि आप 1 घंटा पहले जा सकते हैं and all that blah blah, but practically I think ये possible नहीं होता the workplace पे, ठीक है, क्योंकि आप full fledged वैसे ही काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप जाएंगे भी तो although किसी ने मुझे कहा नहीं था कि आप नहीं जा सकती, but मैंने वो कभी 1 घंटा नहीं, it was like 2 महीने बाद you are full fledged in the job, और आपको पूरा अपना जो भी काम था वो वैसे ही करना था जैसे। यहाँ पर बहुत एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन मैंने देखी जब मैं यहाँ आई हूँ जून 2020 में, और सितंबर 2020 में मुझे ये जॉब मिली। और जब मैंने जॉब शुरू की विद इन सितंबर, आई थिंक सितंबर एंड में, आई फाउंड आउट दैट आई एम प्रेग्नेंट विद अ सेकंड चाइल्ड। और जो मेरी फीलिंग थी ना नवीद, मुझे लग रहा था अभी मैं जाके बताऊंगी और वो कहेंगे भाई तुमने तो फायदा उठा लिया कनाडा में और नई जॉब में, तुम तो अभी चली जाओगी, और हमने इतनी मुश्किल से अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बिकॉज रिक्रूटमेंट कॉस्ट यू राइट। तो और मुझे ना बहुत सारे डाउट्स थे, बट मैंने उस वक्त तो नहीं बताया अगेन बिकॉज ऑफ घरेलू हमारे जो खवातीन हजरात बोलते हैं कि भाई 3 महीने तक डोंट डिस्क्लोज इट टू एनीवन ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई डिस्क्लोज इट एंड ऑफ ईयर, और जब मैं गई तो मेरे बॉसेस वर वेरी 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 सपोर्टिव। और 1 साल की मैटरनिटी मिलती है जो 1.5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। उसमें आपको गवर्नमेंट भी पैसे देगी, मतलब बिसाइड्स एम्प्लॉयर। अगर मेरे ख्याल में कुछ टाइम पीरियड है, आई थिंक 400 आवर्स और समथिंग, अगर आपने इतना काम किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर ईआई व्हिच इज इंश्योरेंस एम्प्लॉय रिगार्डलेस ऑफ पासपोर्ट। अभी आप पासपोर्ट नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं परमानेंट रेजिडेंट। ठीक है, तो आप ईआई के लिए एलिजिबल हैं, और वो ईआई आपको जो है अगेन बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है वो, बट देयर इज समथिंग मैन, एंड वो आपको मिलता रहेगा 1 साल तक। और अगर 1 साल, अगर आपको 1.5 साल की लेनी है तो फिर वो पेमेंट कम हो जाएगी 1 साल के बाद, बट 1.5 साल के लिए भी आपकी जॉब इंटैक्ट रहेगी, एम्प्लॉयर कैन नॉट फायर यू। उसके बाद द गुड थिंग इज जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, अच्छी मीन्स मल्टीनेशनल्स हैं या बिग नेम्स, इवन इफ इट्स लोकल, लाइक लोकल बैंक्स हैं या कुछ हैं, बट बिग नेम्स, मैंने सुना है मोस्ट ऑफ द कंपनीज, बट मैं सबकी गारंटी नहीं दूंगी, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज गिव यू टॉप अप। सो होता ये कि शुरू के 3 महीने 12 वीक्स या 15 वीक्स, डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज पॉलिसी, वो आपको वट एवर गवर्नमेंट गिव्स यू उसको टॉप अप कर देती 100% पे पे शुरू के 3-4 महीने, विच इज वेरी कॉमन। तो ये बहुत कंफर्ट था कि the way they perceive the things was very comforting, was very different than it is in UAE या कुछ। तो वहाँ पे I think it's a growth market, the model is like that, तो उस तरह से, but safety security again no one can compare UAE या Middle East versus यहाँ पे maternity benefits बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और सपोर्ट बहुत अच्छी है शुरू में। एंड देन लास्ट ईयर मैं आई वाज सिक, मुझे सिस्ट हो गई थी ओवरी में विच वाज आइडेंटिफाइड, और उस वक्त मैंने अपने बॉस को बोला, मैंने कहा यार मैं नहीं आ सकती, मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम इन सिवियर पेन, या मुझे रात में पेन उठता है, मुझे ईआर जाना पड़ता है, और मैं पूरी रात ईआर में रहती हूँ, और वो लोग मुझे मॉर्फिन या बहुत हैवी पेन किलर्स लगाते हैं, मैं नहीं, आई एम नॉट एबल टू वर्क। और मेरे ख्याल में 2 महीने में गायब रही थी ऑफिस से, मतलब सिर्फ लोगों को जिनसे मैं क्लोज काम करती हूँ उनको पता था मैं कहाँ हूँ, और अगर उनको कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए मैं गायब हूँ बिल्कुल। बट इफ आई एम डिसअपियर्ड फ्रॉम द ऑफिस, दे ऑल न्यू दैट इट्स माई हेल्थ कंडीशन फॉर विच आई एम नॉट एबल टू वर्क। तो उस तरह से सपोर्ट बहुत ज्यादा है। फिर बेस्ड ऑन दैट मैं एक और एस्पेक्ट पे आती हूँ
द हेल्थ केयर ये यूएस में भी फ्री नहीं है. द हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. सो the healthcare and education are the biggest expenses, I think. They both are provided by Canadian government. There are private schools. तो education में आपके पास एक I would say option है अगर आप private school को opt करना चाहें. But health is free. और I was shocked. मेरा हस्बैंड अभी भी किसी को बताता है हम बच्चा पैदा करके आ गए, हमने सिर्फ पार्किंग के शायद $40 भरे थे जो हमने बाहर हॉस्पिटल के पार्क की थी. सो इट वाज अ सी सेक्शन. द रिकवरी वाज क्विक. और मतलब आपको इतना अच्छा द हेल्थ केयर फैसिलिटी वाज अमेजिंग. मतलब जो मैंने 2-3 दफा हेल्थ केयर सिस्टम में. बट अगेन because it's government provided, I would not say it's as bad as Pakistan, but कभी बहुत सारे मिसहैप्स हो जाते हैं बिकॉज आपका नंबर नहीं आता. ENT या स्पेशलिस्ट पे आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ता है, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है एंड थिंग्स लाइक दैट. बट देन अगेन बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आपको हेल्थ केयर फ्री है.